थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया के क्या साइन हैं और वो कैसे पता चलता है कि किसी भी इंसान को थैलेसीमिया है? एक होती है डिजीज़ जिसको हम कहते हैं बीमारी, एक होती है डिसऑर्डर, ठीक है? यानी कोई ख़राबी होना जिस्म के अंदर। थैलेसीमिया बेसिकली जिस्म के अंदर एक ख़राबी है। होता ये है कि जो ब्लड है हमारा, वो सही से बन नहीं रहा होता और ये मौरूसी बीमारी है, वालिदैन से बच्चों में आ रही होती है। कहा जाता है कि ख़ानदानी बीमारी भी होती है, एक ख़ानदान में शादी करने की वजूहत की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर ख़ानदान में शादी करेंगे तो ये बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक कुछ है। स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं। सर हमारे माशरे में पाकिस्तान में अमूमन नहीं होता, इस्तिखारा ज़रूरी कराया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्लड टेस्ट लड़का लड़की का वो नहीं कराया जाता। वो कितना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी है जितना मैं कहता हूँ शादी में खाना ज़रूरी है। सर बोन मैरो से कितना फ़र्क पड़ता है थैलेसीमिया के लोगों को? थैलेसीमिया के मर्ज़ का या इस डिसऑर्डर का वाहिद इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, जो कि बहुत आसान इलाज नहीं है। अमूमन लोग एंटीबायोटिक्स लेने से डरते भी हैं, कहते हैं यार नहीं सेल्फ केयर सही है, हम बगैर दवाई लिए सही हो जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई? लोग कहते हैं कि जब कोई एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में उसकी रिएक्शन जो 70 से 80 दिन तक रहती है। हर दवा ऐसा नहीं है कि 70 से 80 दिन तक रहेगी। हर मुख्तलिफ दवाओं के मुख्तलिफ हाफ लाइफ होती हैं, मुख्तलिफ उनका एक्सपीरियशन पीरियड होता है, बट लेकिन सेल्फ मेडिकेशन किसी भी सूरत में रिकमेंडेड नहीं है। सर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को जिनको थैलेसीमिया हो गया उनको स्कूल नहीं भेजते, उनको पता होता है कि यार इसकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? थैलेसीमिया के बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। उनको क्वालिटी टाइमली ब्लड लगे, उनको आयरन चिलेशन की जो ड्रग्स हैं कॉस्टली होती हैं, वो टाइमली दी जाए। साहिबा हैं वो माशाल्लाह एमफिल कर चुकी हैं, थैलेसीमिया पेशेंट है एंड शी इज़ सर्वाइविंग। आपकी अपनी विल भी होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज नए गेस्ट के साथ हम दोबारा मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद ज़ेशान है। हेल्प थैलेसीमिया केयर सेंटर से इनका ताल्लुक़ है और अपने इसके साथ साथ ये डाउ यूनिवर्सिटी में भी अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। तो मोहम्मद ज़ेशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आप जिस तरह काम कर रहे हैं आपको सल्यूट सर उसके लिए। हमारा काम है सोसाइटी को सर्व करना, आप बुलाएंगे हम हाजिर होंगे। बिल्कुल सर। तो सर थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया के क्या साइन हैं और वो कैसे पता चलता है कि किसी भी इंसान को थैलेसीमिया है? थैलेसीमिया अगर मैं बहुत आराम से और ऐसे अल्फाज में समझाऊँ कि तमाम सुनने वालों के लिए और आपके लिए भी आसान हो, थैलेसीमिया एक बीमारी है, ठीक है। मर्ज़ है। अच्छा, लोग ना दो किस्म की चीज़ें होती है, उसको हम अगर मेडिकल टर्म में कहें, एक होती है डिजीज़ जिसको हम कहते हैं बीमारी, एक होती है डिसऑर्डर, ठीक है? यानी कोई ख़राबी होना जिस्म के अंदर। थैलेसीमिया बेसिकली जिस्म के अंदर एक ख़राबी है, जो कि इस ख़राबी में होता ये है कि जो ब्लड है हमारा, वो सही से बन नहीं रहा होता। तो एक ये मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि वालिदैन से बच्चों में आ रही होती है। और इसमें होता क्या है कि उनके अंदर ब्लड नहीं बन रहा होता और उनको बाहर से एडिशनल सपोर्ट ब्लड की देनी पड़ रही होती है। ठीक। सर ये कहा जाता है कि ख़ानदानी बीमारी भी होती है, ख़ानदान में शादी करने की वजूहत की वजह से भी होता है। क्या वजूहत होती है इसकी में? देखें, ऐसा नहीं है कि हर ख़ानदान में शादी करेंगे तो ये बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक कुछ है। स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जिन फैमिलीज़ में थैलेसीमिया रन कर रहा होता है। थैलेसीमिया के दो ट्रेड्स होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। एक होता है थैलेसीमिया मेजर, एक होता है थैलेसीमिया माइनर। ठीक। थैलेसीमिया मेजर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि बीमारी है, ठीक है? लेकिन थैलेसीमिया जो माइनर है वो बीमारी नहीं है कोई, वो नॉर्मल है। मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, हमारी टीम के लोग भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। उनको हम थैलेसीमिया माइनर भी कहते हैं और थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं। मतलब उसका ये होता है कि उनके अंदर उनकी बॉडी में दो हिस्से हैं, यानी मैं और आप जो है हम कॉम्प्लेक्स हैं, हम कॉम्बिनेशन है हमारे पेरेंट्स का। वन पार्ट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर फादर एंड वन पार्ट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर मदर। तो होता ये है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो माइनर होते हैं, उनमें थैलेसीमिया, फॉर एग्जांपल किसी के फादर थैलेसीमिया माइनर है तो वो मदर उनकी नॉर्मल है, तो उस केस के अंदर वो माइनर कहलाते हैं, थैलेसीमिया कैरियर कहलाते हैं। थैलेसीमिया कैरियर बीमारी नहीं है वो, लेकिन जीन को कैरी कर रहे हैं थैलेसीमिया मेजर के। लेकिन जब किसी दो ऐसे माइनर्स की आपस में शादी है जो कि दोनों थैलेसीमिया माइनर हो, मतलब कि दो थैलेसीमिया ऑफ स्प्रिंग की जब आपस में शादी होगी, तो जो उनकी फैमिली है या जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 25% ऑफ स्प्रिंग जो है वो उनके थैलेसीमिया मेजर भी हो सकते हैं, 25% नॉर्मल भी हो सकते हैं और 50% जो है वो उन्हीं के जैसे होंगे कैरियर। तो ये सिचुएशन।
तो सर थैलेसीमिया वाले लोग मैंने सुना है अमूमन ट्रैवल नहीं कर सकते, जहाज़ में नहीं जा सकते, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जा सकते हैं, बिल्कुल अच्छा। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको प्लान की ज़रूरत होती है। हम रिकमेंड ये करते हैं ठीक है। कि एक थैलेसीमिया का जो मरीज़ है, उसको अगर कहीं ट्रैवल करना है, एक शहर से दूसरे शहर भी जाना है, तो वो अब उसको, क्योंकि इनको ब्लड की नीड होती है। इनको सही है। क्या कुछ जैसे-जैसे आप बच्चा छोटा होगा, क्योंकि ये बच्चों में पैदाइशी होती है बीमारी। ठीक है। जब आपकी बर्थ होती है किसी भी बच्चे की, तो वो ये उसके अंदर उसके बॉडी में लेथार्जिक, पेन, फीवर, डल-डल होना। लेथार्जिक का मतलब ये कि डल हो जाना, थका-थका सा महसूस होना। ये सारे सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि ब्लड कम हो रहा है, बॉडी में बन बिल्कुल, नहीं रहा है। बिल्कुल। जो बन रहा है वो डिफेक्टेड बन ठीक है। रहा है। तो उस केस में हम सजेस्ट ये करते हैं कि जब आप शहर से बाहर जा रहे हो, तो आप जो है अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा कर जाओ। क्योंकि एक और वजह भी होती है जो हम ये अलाउ नहीं करते हैं कि भाई आप विदाउट इन्फॉर्मेशन या विदाउट, जिसे कहते हैं प्रिकॉशन, आप ट्रैवल करें। आप फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में जाएं तो वहाँ ब्लड बैंकिंग की सूरत अच्छी नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पे आपने कोई इन्फेक्टेड ब्लड अगर आपको लग गया तो एक और प्रॉब्लम नहीं आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि जब भी आप ट्रैवल करें, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कनेक्टेड है, जहाँ से आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पर इन्फॉर्म करें, अपनी हीमोग्लोबिन को मेनटेन करें, देन यू कैन गो एवरीवेयर। सर पाकिस्तान में ब्लड बैंक की सूरत हाल क्या है? लोग ब्लड डोनेट करते हैं, नहीं करते, और ब्लड डोनेट ना करने की वजह से लोगों का कितना नुकसान हो रहा है जो थैलेसीमिया के पेशेंट है, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं इस वजह से? ब्लड डोनेट ना करने की वजह से सिर्फ थैलेसीमिया के लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं होती। बहुत ठीक है। सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड चाहिए होता है। बीमारियों के अलावा भी ब्लड की बिल्कुल, ज़रूरत बिल्कुल, हर किसी को मुझे भी भी हो पड़ सकती है। सकती है, आपको भी पड़ सकती है, किसी को भी पड़ सकती है। थैलेसीमिया तो एक उनको तो मेजर लाज़मी चाहिए चंक हर है 3 महीने जिसके में, ऊपर बिल्कुल। ब्लड चाहिए। इसके अलावा हीमोफीलिया है, आपकी रोड एक्सीडेंट है, आपका डेंगी है जिसमें प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं, आपके लिए जो है ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हैं उनको भी जो है एफएफपी चाहिए होता है, बर्न्स के पेशेंट हैं उनके अंदर भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगता है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ आपके तवज्जो से, कि एक ब्लड डोनेशन जो है ना, वो 3 लोगों की जान बचाने के काम आती है। उसके जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का पोर्शन होता है, वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को चढ़ जाता है। जो प्लेटलेट वाला पोर्शन होता है वो डेंगू के लोगों को, जिनमें प्लेटलेट की दूसरी बीमारियाँ, कोई ल्यूकीमिया है, उसमें चढ़ जाता है। और जो एफएफपी होता है वो दूसरी डिजीज़ में चल रहा होता है। तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, थैलेसीमिया के साइन क्या है? किस एज में पता चल जाता है कि इस बंदे को या इस पर्सन को थैलेसीमिया है, और वो कब तक चलता है? कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है कि 12-13 साल तक आप वो बंदा, बच्चा या वो लड़का ज़िंदगी जीता है, उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी हो जाती है, हार्डली वो 15-16 साल तक पहुँचता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई बिल्कुल है, ऐसा ही है। अच्छा। अगर आप अच्छी केयर नहीं करेंगे तो थैलेसीमिया के बच्चे की एक एवरेज जो लाइफ है वो अराउंड 7-8 साल होती है। अच्छा। हाँ, अगर अच्छी केयर ना की जाए। जो आपका पहला सवाल ये था कि जो है इसमें थैलेसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और किस उम्र में ये डायग्नोस होता है, तो थैलेसीमिया बाय बर्थ होता है। अच्छा। अगर किसी बच्चे के अंदर फादर और मदर की तरफ से जो जेनेटिकली थैलेसीमिया माइनर दोनों ठीक है। पेरेंट्स हैं उसके, और उसकी जीन जो है थैलेसीमिया मेजर की है, तो बाय बर्थ उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। जब आप एक बेबी की बर्थ होती है तो उसमें फीटल हीमोग्लोबिन होता है। जैसे जैसे उसका फीटल हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा अडल्ट हीमोग्लोबिन में, उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अडल्ट हीमोग्लोबिन उसके यहाँ उसकी बॉडी में सही से बन नहीं रहा, या बन रहा है अगर तो डिफेक्टेड बन रहा है। तो अब सिम्टम्स क्या होते हैं, जो मैंने पहले भी रिपीट किया, मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ, कि लिथार्जिक, डल हो जाना। लेकिन सर छोटे बच्चे को कैसे पता चलेगा? वो तो अपनी तकलीफ या अपना पेन बयान नहीं कर सकता अगर वो साल का है। बिल्कुल, बच्चा पेल होगा, ठीक है। रोएगा, उसको डायरिया फील होगा, फीवर हो जाएगा, खाना पीना कम कर देगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इब्तदाई जो 6 माह होते हैं ना, उसमें पता नहीं चल रहा होता है, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन होता है, यानी जो माँ से बच्चे के अंदर जो हीमोग्लोबिन आती है उसको फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसकी बॉडी में वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। 6 महीने के बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, और फिर माँ बाप जो है लोकल जीपी के पास जाते हैं, जो मोहल्ले में है, जो इधर उधर है, उसको दिखाएंगे। तो इनिशियली ये होता है कि यार बच्चे ने कुछ खा लिया है, कोई डायरिया हो गया है, इंडाइजेशन हो गई है, तो इसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है। 2-3 महीने इसमें भी चल जाते हैं कि टाइफाइड हो गया है, डायग्नोज नहीं हो पा रहा होता। लेकिन अल्टीमेटली जब इस सिचुएशन वर्सन होती रहेगी ना डे बाय डे, क्योंकि ब्लड की कमी उसमें बॉडी में हो रही है, तो एक लेवल आता है कि अब पेशेंट जब हमारे पास पहुंचता है थैलेसीमिया का, किसी भी थैलेसीमिया केयर सेंटर में, तो उसकी हीमोग्लोबिन जो है ना, एक आम इंसान में जो हीमोग्लोबिन लेवल है ना, वो तकरीबन 12 से लेकर 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन थैलेसीमिया के इन बच्चों में जो छोटे होते हैं, साल 1.5 साल, 8 महीने, 9 महीने, तकरीबन किसी में 3 हीमोग्लोबिन होती है, किसी में 4 हीमोग्लोबिन होती है। मतलब ये कि अगर उसको 3-4 दिन आप ब्लड ना चढ़ाएं तो वो वहीं उनकी डेथ हो जाएगी। फिर थैलेसीमिया केयर सेंटर्स उनको मैनेज करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा अलमिया है हमारा
कि हम मानते नहीं है कि थैलेसीमिया है, ना पेरेंट्स ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया है। तो सर ये क्यों सूरत हाल होती है कि पेरेंट्स क्यों बिलीव नहीं कर रहे होते इस चीज़ में? उनमें से किसी एक को होता है शायद। माइनर है ना, मैंने कहा ना माइनर है, हाँ। माइनर, उनमें से किसी एक को नहीं, दोनों को माइनर है तो बच्चा जो है अच्छा, वो अगर major किसी होगा। एक को है तो फिर नहीं फिर होगा। इस केस में नहीं होगा, नहीं हो सकता। ओके। तो बस ये है कि सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि हम में से शायद कोई भी, शायद आप और मैं और आप भी हो तो शायद हम ये ना कहें कि कोई मोरूसी बीमारी हमारी फैमिली में है ठीक है। या कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता कि वो हमें हो गई है, तो वो मानने में टाइम लगाते हैं, जिससे उनके अपने बच्चे की सूरत हाल जो है ना वो बिगड़ती चली जाती है। सर कुछ लोगों में खानदानी भी मैंने सुना थैलेसीमिया होता है। हाँ, खानदानी चल रहा होकर आता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ठीक आया है। ये मोरूसी बीमारी ठीक है। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये पास करेगी, और इसकी यही वजह है। इसकी ऐसा नहीं है कि ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक अ कोविड, इट इज़ नॉट लाइक अ फ्लू कि जो है ना ये आज मैंने आपसे हाथ मिलाया तो मुझे हो गई, या आपने मेरा जूठा खा लिया तो मुझे हो गई, या आपको हो गई, या हमने जो है शेक हैंड कर लिया, हम गले मिल लिए तो ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सर हमारे माशरे में पाकिस्तान में अमूमन नहीं होता, इस्तिखारा ज़रूरी कराया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्लड टेस्ट लड़का लड़की का वो नहीं कराया जाता। वो कितना ज़रूरी है? जो लोग सुन रहे हैं उनको अगर आप इस बारे में बताना चाहें वो तो। इतना ज़रूरी है जितना मैं कहता हूँ शादी में खाना ज़रूरी है। अच्छा। हमारे कौम के लिए जैसे कहते हैं ना, हम कहीं भी शादी में जाते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी लोग जो है ना इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, बगैर खाए पिए हम शादी से जाते नहीं है ना। ठीक है। तो मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि भाई शादी है इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले आप थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि एक थैलेसीमिया का जो टेस्ट है ना, अगर आप ये करा लें तो इससे बहुत कुछ सेफ हो सकता है। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि यार ये जो है ना आप शादी ना करें, हम ये नहीं कहते कि जो है ना आप ख़ानदान में शादी ना करें, हम कहते हैं ख़ानदान में भी शादी करें, लेकिन अगर आपकी फैमिली में थैलेसीमिया माइनर का ट्रेट है फिर ना करें। अगर आपने टेस्ट करवाया और आप नॉर्मल फैमिली है तो यू कैन मैरी विद योर कजन्स, नो वरीज। सर अगर दोनों में से दोनों को आ जाए फिर वो क्या करें? ऐसे और वो ऐसे मोहब्बत भी में है। पागल हुए में। हाँ, ऐसे भी है। दिल है, इंसान का दिल है, और दिल जब वो जो है ना कहते हैं ना कि ह्यूमन नेचर है कि अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ जाती है तो फिर इंसान उसको पर फोकस हुआ होता है। ठीक तो है। इसका भी हल है। हम मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप शादी करें, नो इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं, लेकिन सिर्फ प्लान करें। फिर शादी के बाद आप जो अपने यहाँ आपकी जो फैमिली है उसको प्लान करें, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब दो माइनर्स की भी आपस में शादी होती है तो उसके अंदर 25% प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल बच्चा होने की। रेशियो तो कम है ना 25% सर। ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, लेकिन 50% हो सकता है वो उनके जैसा हो, माइनर हो। तो माइनर तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। जो बीमार बच्चा आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? सिर्फ 25%। नॉर्मल आने की प्रोबेबिलिटी भी 25 है, बीमार आने की प्रोबेबिलिटी भी 25 है, और 50% उनके जैसा आएगा जो पेरेंट ठीक जैसा। है। तो नो वरीज। तो हम ये कहते हैं आप प्लान करें। एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं CVS, कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग। उसमें हम ये एक रिकमेंडेशन है, इसके ऊपर उलमा इकराम का फतवा भी है कि प्रेगनेंसी का ऐसा ड्यूरेशन जब तक हार्ट बीट इस्टेब्लिश नहीं हुई भी होती आप टेस्ट करा लें। ठीक है। जो आपका आने वाला ऑफस्प्रिंग है, आइदर वो थैलेसीमिया मेजर है जो 25% प्रोबेबिलिटी है, आइदर वो थैलेसीमिया माइनर है 25% प्रोबेबिलिटी वाला, या 50% प्रोबेबिलिटी वाले माइनर मेजर वो हैं, नॉर्मल हैं। तो आपने ये देखना होता है। हम ये कहते हैं अगर नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आ रहा है, अगर माइनर आ रहा है, कम आने दें उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जो ऑफस्प्रिंग है वो मेजर है थैलेसीमिया, तो आप अबॉर्शन की तरफ चले जाएं, क्योंकि इसके ऊपर फतवा है कि अभी तक हार्ट बीट इस्टेब्लिश नहीं हुई है। और एक इसका सोसाइटी पे भी बर्डन पड़ता है, और उन माँ बाप के लिए भी बहुत तकलीफ दे। हमारे आप सोचें, एक माँ के लिए, मैंने ऐसी माएँ देखी हैं, यंग शादियाँ हुई भी होती हैं लोगों की, लेकिन उनके चेहरे के आसार ऐसे बता रहे होते हैं वो कितनी सदियों से एक मुश्किल में मुब्तला है। क्योंकि एक माँ का पेन मैं और आप शायद फील ना कर सकें, जो अपने बच्चे को रोज़ बड़ा कर रही है, रोज़ उसको कंगा कर रही है, रोज़ उसको तैयार कर रही है, लेकिन उसको ये पता है कि इसने जो है ना चंद दिनों में जो है ना इसकी डेथ, या आहिस्ता आहिस्ता, यानी आम माओं का तो ये ना कि बच्चा बड़ा होता है तो वो कितनी जवानी की तरफ बढ़ रहा है, उन माओं को ये खौफ होता है कि मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, ये अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो उसको दुनिया में लाकर सोशियो इकोनॉमिक बर्डन भी डालना, माँ को भी तकलीफ़ देना, उस बच्चे को भी तकलीफ़ देना, तो इसलिए बेहतर ये कि हार्ट बीट इस्टेब्लिश होने से पहले ही उसके ऊपर फतवा है कि आप उसको अबॉर्ट करें। सर पाकिस्तान में थैलेसीमिया का क्या रेशियो है? आप देखते हैं दुनिया भर में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? सबसे आगे तो नहीं है इसमें भी? पाकिस्तान सबसे आगे तो नहीं होगा, लेकिन सबसे पीछे भी नहीं है। अच्छा।
हम जो है ना थोड़े ज़िद्दी लोग हैं। ठीक जो है। मैंने पहले कहा कि मानते देर से हैं। हम्म। सर से जब पानी गुजर जाता है शायद फिर जब समझते हैं। तो हाँ, ये कहा जाता है कि 5 to 6% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो थैलेसीमिया माइनर है। और पाकिस्तान में पैदा होने वाला तकरीबन हर 5,000 बच्चों में से जो है ना एक बच्चा थैलेसीमिया का पैदा होता है। पूरे पाकिस्तान में अराउंड हर साल 5,000 थैलेसीमिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं। ओहो। और उन सबको जो है मैनेज करना पड़ता है फिर। सर बोन मैरो से कितना फ़र्क पड़ता है थैलेसीमिया के लोगों को? मैंने सुना है कि उससे बहुत ज़्यादा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक इलाज है ठीक है। थैलेसीमिया के मर्स का या इस डिसऑर्डर का वाहिद इलाज जो है बोन मैरो। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, जो कि बहुत आसान इलाज नहीं है। अच्छा। इस इलाज में जो है आपके जो बहन भाई होते हैं, जो हेल्दी बहन भाई है आपका, जो मैंने कहा ना कि प्रोबेबिलिटी है ठीक है। 25% नॉर्मल फैमिली के अंदर होना चाहिए, उसकी बॉडी से मैरो नहीं आ जाएगा। मैरो बेसिकली क्या है? बोन मैरो, मैरो इज हड्डी में गूदा, कमर से जो आपके निकाला कमर जाता है। क्या गूदा जो है, ठीक या है। हमारी बोन्स जो है जो गूदा होता है उसको बोन मैरो क्या तो अभी ये कह रहे हैं कि बोन मैरो से थैलेसीमिया का इलाज मुमकिन है। मुमकिन है और होता है, और बहुत सारे लोग सेहतियाब हैं, लेकिन आपने देखे ऐसे costly है। cases? जी जी, हमारे अपने सेंटर के अंदर ठीक तकरीबन है। 4 बच्चे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सपोर्ट से उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, अराउंड 40 lakhs बिफोर द ट्रांसप्लांटेशन एंड 40 lakhs आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन। और इसके लिए फिर इन्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ता है जिसके अंदर उस पेशेंट का, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको आइसोलेटेड रूम्स में रखना पड़ता है 40 डेज तक। तो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हर माँ बाप उस तरफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जिस इकोनॉमिक बर्डन का इस वक्त शिकार हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस का हम शिकार हैं, तो ऐसे में तो हर माँ बाप जो है 40 लाख रुपए पहले और 40 लाख रुपए बाद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी सिर्फ केयर होती तो है। सर उसका सेव रेशियो भी है? 80 लाख रुपए लगाने के बाद भी ये गारंटी है कि पेशेंट आपका बच जाता है? गारंटी तो देखें कुछ नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि अमूमन केसेस के अंदर बोन मैरो मैचिंग, अगर आपकी जो मैचिंग है ट्रांसप्लांट से पहले मैच किया जाता है और आपके बहन भाइयों में से या ऐसा मैरो जो मैच हो जाए वो किया जाए, तो उस केस के अंदर रेशो अच्छा है, लोग सेहतियाब होते हैं, बिल्कुल होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। एक और दुनिया में इलाज शुरू हुआ है जिसको हम कहते हैं जीन ट्रांसप्लांट। अभी तक वो हमारे ममालिक तक, एशियाई ममालिक तक शायद नहीं पहुंचा है, लेकिन यूएस के अंदर शिकागो में भी इस तरह की स्टडीज़ हुई हैं जिसमें जेनेटिक ट्रांसप्लांट, बट इट इज़ ऑल्सो अगेन हाईली कॉस्टली। सर जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट किस तरह की नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं? मैंने अमूमन ये भी सुना है कि उनकी हड्डियां काम करना बंद कर देती हैं। इवन मैंने केस देखा था, वो बच्चा, उसका हाथ ऐसे ही था। आप सोचें वो 6 महीने से उसका हाथ ऐसा है। आपसे मैं कहूँगी, मैं खुद कोशिश करूँ, हम 5 मिनट से ज़्यादा वो भी मैक्सिमम नहीं कर सकते। वो पूरा पूरा साल उनके हाथ ऐसे रहते हैं, तो उनकी हड्डियाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। होता ये है कि थैलेसीमिया का बच्चा, जो आपने सवाल किए, 2 सवाल आपके एक साथ हैं कि जो है ना ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है या नहीं, और उसमें कॉम्प्लिकेशन, जो मैं सवाल आपको दोनों एक समझाऊं, साथ। कॉम्प्लिकेशन जो है क्या क्या होती हैं। देखें, नॉर्मल ज़िंदगी थैलेसीमिया का पेशेंट गुजार सकता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है। ज़िंदगी के साल उसके बढ़ते चले जाएंगे, उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आती चली जाएंगी। आप लेकिन उन जो कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं ना, उनको आने से कुछ अरसे तक रोक सकते हैं या उन्हें पीछे धकेल सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड केयर, बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर। ये जो क्वालिटी केयर है, ये क्या है? अच्छा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना। अच्छा ब्लड से क्या मतलब है? स्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना। मतलब ऐसा ब्लड चढ़ाया जाए जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस ना हो, जो कि सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी रिकमेंड करती है, और तमाम ब्लड बैंक्स को यही इंस्ट्रक्शन है। लेकिन रूरल एरियाज़ में ऐसा समटाइम नहीं हो पाता है, अनस्क्रीन ब्लड चढ़ जाता है, या इन्फेक्टेड, या स्क्रीनिंग सही नहीं हो पाई, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, या एडिशनल बीमारियां लग जाती हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी कॉमन है इनमें, HIV भी समटाइम जो है इन पेशेंट्स के अंदर हो जाता है। तो वो अगेन उनकी लाइफ को थ्रेटनाइज करता है, थ्रेटन कर रहा होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा थैलेसीमिया के पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम हमारी होती है, तो ब्लड उसको लग रहा है, उसको पेन है हर हफ्ते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसके ब्लड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी रिक्वायरमेंट की, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब वो उसकी एज बढ़ती चली जाएगी उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। साथ साथ फिर एक और चीज़ होती है, बॉडी में आयरन ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं फेरेटिन लेवल का इन्हांस होना। एक आम इंसान में, मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी नॉर्मल इंसान है, उसमें तकरीबन 400 mcg जो है फेरेटिन होता है, लेकिन इन लोगों में हज़ारों में होता है।
थैलेसीमिया पेशेंट का 10,000, 12,000, 14,000, तो आपको वो आयरन बॉडी से निकालना भी होता है साथ, क्योंकि ओवरलोड जब हो रहा है, जो आपका सवाल था, जो आपने एग्जांपल दी, उसका हाथ ऐसे का ऐसे रह गया, उसकी वजह ये होती है कि जब आयरन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो वो डिपॉजिट होना शुरू होगा आपके ऑर्गन्स के अंदर, स्किन के नीचे डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो आपने देखा होगा थैलेसीमिया के बच्चों का जो कलर है वो डार्क होता है, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो आपको डार्क दिखेगी, ब्लैकिश दिखेंगे या रेडिश दिखेंगे। एक वजह ये होती है। दूसरा, ये जब स्किन में भी स्पेस नहीं बचती, वो बोन्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो आपने देखा होगा ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है, ये इसी की एक सिम्टम है कि बोन्स में इस लेवल पे जाकर आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो चुका होता है कि अब बोन्स की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर प्लस आपने देखा होगा थैलेसीमिया के बच्चों के माथे चपटे हो जाते हैं, ये जो चीज़ है, नोज बोन ये फ्लैटन हुई भी होती है। ये सब जो है कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं थैलेसीमिया की। फिर प्लस इसके साथ उन बच्चों के अंदर आपको ब्लड कंटिन्यूस लगाना है। कंटिन्यूस से मतलब जो मैंने आपसे कहा कि कुछ को हफ्ते में, कुछ को महीने में, कुछ को महीने में 4 दफ़ा। फिर जब जैसे जैसे इसके साथ एक और चीज़ भी होती है, क्योंकि निज़ाम बॉडी का नॉर्मल ब्लड बॉडी में जो डिस्ट्रक्शन है वो हो तो हमारी बॉडी मैनेज कर रही होती है, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों में एक्सेस डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि एक जो आम इंसान है उसमें रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है 120 डेज़ होती है, लेकिन इनमें रिड्यूस हुई भी होती है, किसी में 60 डेज़, इस तरह से एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो उस केस में इनकी स्प्लीन जो है ना वो भी इनलार्ज हुई भी होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी। सर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को, जिनको थैलेसीमिया हो गया, उनको स्कूल नहीं भेजते, उनको पता होता है कि यार इसकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या उनकी केयर के लिए उनको घर रखना ज़्यादा बेहतर है? नहीं, मेरे ख्याल से स्कूल भेजना चाहिए। जो मेरी बात में थोड़ा सा और ऐड करूँ, थैलेसीमिया के बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अच्छा, बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। उनको क्वालिटी टाइमली ब्लड लगे, उनको आयरन चिलेशन की जो ड्रग्स हैं कॉस्टली होती हैं वो टाइमली दी जाए, उनको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लग करें, वो पढ़ें। मैंने ऐसे लोग भी थैलेसीमिया के देखे हैं जिन्होंने शादियां भी की हैं, अच्छा, और बिजनेस भी चलाए हैं। मैंने मैक्सिमम एज का थैलेसीमिया पेशेंट अब तक जो देखा है वो 42 ईयर्स का देखा है। तो ऐसा नहीं है कि थैलेसीमिया का पेशेंट, लेकिन उनकी फिर केयर हाई क्वालिटी केयर अगर आप प्रोवाइड करें, इसमें फैमिली का भी ताल्लुक है, उनको पढ़ाएं भी। मैंने ऐसे देखे हैं जो बच्चे हैं, एक साहिबा हैं, वो माशाल्लाह एमफिल कर चुकी हैं, थैलेसीमिया पेशेंट है, एंड शी इज़ सर्वाइविंग। आपकी अपनी विल भी होती है और साथ साथ आप खुद भी अपना ख्याल रखते हैं, और जिन इदारों में आप अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं या केयर करवा रहे हैं वो भी उसके ऊपर ख्याल रखें। सर वुमेन स्कूल में होता है ना, बच्चे आपस में लड़ते हैं, धक्का दे दिया, उनको चोट लग जाए, वो रिकवर करने में उनको टाइम लगता है, नहीं लगता? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, आप टाइमली ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, सो यू विल बी लाइक अ नॉर्मल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप खेलें कूदें, जो दिल चाहे करें। हाँ, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको चक्कर भी आ सकता है। तो इसीलिए जैसे ये दी जाती है कि हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करें, टाइमली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। सर जिस तरह आपने कहा आपका फार्मा से भी, हम बताना भूल गए थे, आपका फार्मा से भी ताल्लुक है। जी बिल्कुल है। तो सर अमूमन लोग एंटीबायोटिक्स लेने से डरते भी हैं, कहते हैं यार नहीं सेल्फ केयर सही है, हम बगैर दवाई लिए सही हो जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई? लोग कहते हैं कि जब कोई एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं वो आपकी बॉडी में उसकी रिएक्शन जो 70 से 80 दिन तक रहती है, तो ऐसा है? हर दवा का ऐसा नहीं है। अच्छा, हर दवा ऐसा नहीं है कि 70 से 80 दिन तक रहेगी। हर मुख्तलिफ दवाओं के मुख्तलिफ हाफ लाइफ होती हैं, मुख्तलिफ उनका एक्सक्रीशन पीरियड होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जना ले, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है। कुछ दवाएं, मर्ज़ ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो खुद ही सही हो सकते हैं। अच्छा, कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो फिर वहाँ आपको मेडिसिन लेनी है। बट लेकिन सेल्फ मेडिकेशन किसी भी सूरत में रिकमेंडेड नहीं है। जब भी मेडिसिन लेनी हो आपको, आप अपने मॉलेज से डिस्कस करें, डॉक्टर से डिस्कस करें, फार्मासिस्ट से डिस्कस करें, उसके बाद मेडिसिन। सर कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं डॉक्टर लिख के देते हैं, वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जगह से मिलती है, कहीं और से वो मेडिसिन नहीं मिलती, ये क्या सूरत हाल होती है इस बारे में? तो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन जो है ना, वो आवाम का पर्टिकुलर राइट है। एक्चुअली हम जिस माशरे में रहते हैं ना, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। यहाँ ये कि हम जेनेरिक ओरिएंटेड मार्केट हैं, ठीक है। तो यहाँ ना ब्रांड के ज़्यादा फोकस किया जाता है। वही मेडिसिन दूसरी जगह भी अवेलेबल होती है, लेकिन उस ब्रांड की अवेलेबल नहीं होती। लेकिन सर अमूमन मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था, उससे मैं थोड़ा रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ कि फार्मा वाले होते हैं, वो कुछ डॉक्टर को कहते हैं यार ये आप पैसे रखें,
सही है, आप यही मेडिसिन सजेस्ट कीजिएगा मेरी। तो वो लोग इस तरह से भी करते हैं, फार्मूला चेंज कर देते हैं, लेकिन उसी स्पेसिफिक जगह से मिलती है और उसी की मेडिसिन वो सजेस्ट करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? एक डार्क रियलिटी भी तो है ना इस चीज़ की। ये डार्क रियलिटी पूरे मुल्क की है, सर वो तो हर जगह की। पूरे मुल्क के हर शोबे में हर जगह ये डार्क रियलिटी है। हम्म, तो इसमें एक ना सिर्फ हम सिर्फ फार्मा सेक्टर को नहीं कसूरवार ठहरा सकते, ना हम डॉक्टर को कसूरवार ठहरा सकते हैं। ये डिपेंड करता है मेरी और आपकी और इस पूरी कौम की अखलाकियात के ऊपर। अगर हम अखलाकी तौर पे अच्छे हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम अच्छा है, हमारे पेरेंट्स ने हमें ऑनेस्टी सिखाई है, तो ये जो बीमारियां हैं ना, दिस इज़ ऑल्सो अ बीमारी। तो ये बीमारियां फिर जो है ना हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगी। जो आप जो बात कर रहे हैं कि जो है एक स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर से मिलेगी या एक स्पेसिफिक डॉक्टर वो दे रहा है, वो कुछ में कुछ चेंज नहीं करते हैं। मैं ये आपको बता दूं, अच्छा, वही जेनेरिक दूसरे मेडिकल स्टोर पे दूसरे नाम से मिल रहा होगा, लेकिन बट पर्टिकुलरली किसी को बीमारी लाहक है तो मैं उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता या आप उसका कुछ इलाज नहीं कर सकते। वो हमें और आपको सबको खुद समझने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर की जो बीमारियां हैं ना, इखलाकी बीमारियां, उनको सही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर अमूमन हमारे यहाँ ये भी होता है, लोग एक्सपायर गोलियाँ खा लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो ये कितने नुकसानदेह एक्सपायर मेडिसिन खा लेना जाने अनजाने में, इससे कितना नुकसान पहुँच सकता है ह्यूमन बॉडी को? इसके लिए ना देखें, वही मैंने बात जो पहले करी कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो इसीलिए रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। आप जो हो सेल्फ मेडिकेशन से यही चीज़ें जो है ना, जो नो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, यही आते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उसकी एक्सपायरी कहाँ लिखी हुई होनी चाहिए, कहाँ आपने देखनी है। हम देखते नहीं है, हम ले लेते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ पे खौफ भी होता है, हम उस खौफ की वजह से भी बीमार वर्सन फील कर रहे होते हैं। सर जिस तरह हमने थैलेसीमिया से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, तो थैलेसीमिया से बचा कैसे जा सकता है? कौन से क्वेश्चन है जिससे हम बच सकते हैं? थैलेसीमिया से बचना बहुत आसान है। ठीक है सर। शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। और शादी से पहले ही क्यों करवाएं? मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो हम क्योंकि मेल ओरिएंटेड माशरा है, हम बड़े चैम्पियन लोग हैं ना, हम कहते हैं कि मर्द ज़्यादा है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तमाम मेल्स अगर अपना थैलेसीमिया माइनर का स्क्रीन करा के ऑलरेडी रख लें तो। और एनआईसी के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए कि जिस तरह से हमारी दूसरी चीज़ें मैंडेटरी हैं, थैलेसीमिया का टेस्ट मैंडेटरी हो। तो बस सिर्फ ये हमें प्रिवेंशन इसकी करनी है कि दो थैलेसीमिया माइनर की आपस में शादी ना हो। थैलेसीमिया के ऑफस्प्रिंग से नहीं आएंगे, हम थैलेसीमिया से बच सकते हैं। सर क्वालिटी केयर की जिस तरह आपने बात की कि थैलेसीमिया के पेशेंट क्वालिटी केयर करके बच सकते हैं, तो क्वालिटी केयर क्या होती है? देखिए, क्वालिटी केयर जो है ना, आपको अच्छा ठीक है। ब्लड, अच्छे ब्लड से मतलब स्क्रीन्ड ब्लड चढ़ना चाहिए, टाइमली आपकी आयरन चिलेशन होनी चाहिए, टाइमली आपकी जो है स्प्लीन का एग्जामिनेशन होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो स्प्लीनेक्टॉमी करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो कार्डिक एग्जामिनेशन है ये करनी चाहिए, क्योंकि आयरन डिपॉजिट कार्डिक में बताए। तमाम एग्जामिनेशन अगर आप टाइमली करते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे अहम जो चीज़ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी एक अच्छे इदारे से कराते रहें। एक अच्छे इदारे का मतलब ये है कि आप ऐसा ना हो कि जो कंप्लाइंस है, जो इदारा आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, आप उसको फॉलो करते रहें। हमारे यहाँ क्योंकि कंप्लाइंस का मसला है थोड़ा सा, पेरेंट्स जो है ना वो बात को हम उनके भले की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो समझते हैं शायद हमें कोई उनकी अपनी हमें ज़ाती फ़ायदा है, उसका नुकसान अल्टीमेटली उनके बच्चों को हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ कराची से ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं और एक इदारे से करा रहे हैं, और आप वही बच्चे को उठा के गाँव ले जाएंगे। एक और बड़ा अलमिया है कि मैंने कहा ना शुरू में, एक मैंने बात कही थी कि जो है ना हम बीमारी मानते नहीं है ना, तो फिर हम कुछ जो है ना बाबाओं के पास जाना शुरू कर देते हैं कि वो दम करेंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कुछ जड़ी बूटियाँ खिलाना शुरू कर देते हैं, कुछ फक्कियाँ खिलाना शुरू कर देते हैं कि वो खिला देंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो आप वो सब खिला के जो है ना, जो एक बच्चे के ऊपर थैलेसीमिया सेंटर ने मेहनत की हुई होती है ना, आप उसको बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर जब वो दोबारा लागिर हो जाता है, डेथ बेड पे पहुंच जाता है, फिर आप दोबारा उस थैलेसीमिया सेंटर के पास पहुंच जाते हैं। सही है, ऑर्गेनाइजेशन थैलेसीमिया सेंटर्स हैं इस काम को सही करने के लिए, बच्चों को केयर करने के लिए, लेकिन पेरेंट्स का भी इसमें किरदार है। और क्वालिटी केयर सिर्फ जो है ना इदारे की तरफ से या एक थैलेसीमिया केयर सेंटर की तरफ से नहीं होती, वो पेरेंट्स की तरफ से भी होती। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लायंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्लायंस। अगर हम उसको समझेंगे तो ही ये क्वालिटी केयर कॉम्बिनेशन